नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज नांदेड़ शहर में जिस तरीके से हाल बना हुआ है कि कांग्रेस के माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान अब बीजेपी में प्रवेश करने के बाद कई मुस्लिम माजी नगर सेवक भी बीजेपी के रास्ते पर जाने की तैयारी है और एमआईएम के सैयद मोइन ने भी उन्हें दावत दी थी। आज हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता फारूक अहमद सर है। इनसे जानते हैं कि मुस्लिम क़यादत किस तरीके से मजबूत हुए और मुस्लिम के जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, इनके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या बोलना है। इस तरीके से अशोक चौहान ने बीजेपी में प्रवेश किया है। वो अपने सेकुलर बताते थे और हमेशा जो है मुसलमानों को बीजेपी का दुश्मन कहते थे और बीजेपी को ख़त्म करना ऐसा बोलते थे, मगर उसके बाद वो अचानक बीजेपी में गए और ऐसा माहौल बने हुआ है जो उनको कांग्रेस के सेकुलर सोच को देख के, अशोक चौहान को देख के वोट देने वाले आज इन लोग जो है बेसहारा हो गए। इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और जिस तरीके से अशोक चौहान ने बीजेपी में प्रवेश किया इसके बारे में? चलो, अच्छा हुआ उन्होंने खुद ही अपने चेहरे पे लगा हुआ सेक्युलरिज्म का नकाब फाड़ लिया। हम जब से समाजी ज़िंदगी में आए हैं, पिछले 15 सालों से शुरू से हम ये कहते आए हैं कि अशोक चौहान ये सेक्युलर सोच के और इंसाफ पसंद शख्सियत नहीं है। इन्होंने ख़ास तौर से पिछले 40-45 सालों में जो नांदेड़ से हरिहरराव सोनूड़े एक हमारे बौद्ध भाई खासदार बने थे पहले, जो फारूक पाशा साहब 3 बार हैट्रिक करके यहाँ से चुन के आए हैं, नूरुल्ला खान साहब चुनकर आए हैं और एक बार एमएलसी भी फारूक पाशा साहब बने हैं। वो क़यादतों को ख़त्म करने का काम जो शख्सियत करती है वो सभी तबकों को लेके चलने वाली क़यादत थी ही नहीं, लेकिन आवाम को गुमराह करके बीजेपी की बी टीम बोलने वाली शख्सियत खुद आज कहाँ पर जाकर बैठी है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी आवाम बेदार हो गई। आवाम को अब सब चीज़ों का पर्दा फटने से आवाम मुत्तहिद है। अब आवाम चाहती है कि एक ऐसी ताकत जो दिगर तबकों को साथ में लेकर संविधान और दस्तूर को बचाने वाली लीडरशिप है, वो आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7-8 सालों में जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने दबे कुचले अक़लियतों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो आज नांदेड़ ज़िले में और महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी जन आधार वाली अकेली पार्टी है। अगर अक़लियती तबक़ात और सब एकजुट हो जाएंगे तो हम गली से लेकर दिल्ली तक अपने नुमाइंदों को चुन सकते हैं। इस बात का एतमाद, इस बात का भरोसा आज आवाम को होने से अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो भी चुनाव होंगे इंशाअल्लाह नांदेड़ की आवाम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ ताकत से खड़ी रहेगी। मुस्लिम नगर सेवकों को लेकर आपका क्या विचार है? अभी भी जो है खुलकर जो है अशोक चौहान साहब के ऊपर तनकीद करने से काफ़ी गुरेज किया जा रहा है। इवन जो है पिछले दिनों में नए मोहल्ले में जो मीटिंग हुई उसमें भी कोई एक वक्ता ने भी अशोक चौहान के ऊपर राष्ट्र टिप्पणी करने से गुरेज किया। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए, अभी मैं वही कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने अपने आँखों पे अगर पर्दा हो तो पट्टी खोली जा सकती है, लेकिन अगर किसी के अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है तो वो पट्टी हटाई नहीं जा सकती। इसलिए जो लोग अपने मफाद के लिए कौम को गुमराह करते आए हैं, जो लोगों ने अब तक कौम को गुमराह करके अशोक चौहान, अरे मुझे एक सवाल यहाँ पे पूछना है कि जो लोगों ने अपने कौम के अंदर सेक्युलरिज्म का दलील देकर पोकरना को वोटिंग दिलाई थी, वो पोकरना बीजेपी में गए। जो कौम ने एक नहीं 2-2, 3-3 बार सेक्युलरिज्म का दलील देकर भास्करराव पाटिल खतगांवकर को वोट दिला दिए थे कौम के, वो 2-2 बार बीजेपी में गए हैं। उसी कौम के वोट दिलाने वाले कुछ मफाद परस्त कायदीन ने अशोक चौहान को बार बार गली से लेकर दिल्ली तक वोट देने लगाए, लेकिन आज खुद अशोक चौहान का पर्दा अपने हाथों से उन्होंने फाड़ दिया है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ, बेज़मीरों से, सियाकारों से, मक्कारों से फ़ायदा कुछ नहीं है गिरती हुई दीवारों से। अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें, डर तो लगता है फ़कत कौम के गद्दारों से। और जो कौम के लिए नहीं सोचते हैं वो कौम के गद्दार हैं। हमको उनकी कोई परवाह नहीं है। और अभी मौजूदा सिचुएशन के अंदर कितने अशोक चौहान के छोड़े हुए पिट्ठू, छोड़े हुए खिलौने मौजूदा कांग्रेस में, या कांग्रेस ने भी देखना चाहिए, परखना चाहिए। और अगर अभी भी अगर वो बीजेपी में रहे, पहले कांग्रेस में रह के बीजेपी चलाते थे, अब बीजेपी में रह के अगर वो कांग्रेस चलाने के मंसूबे रखते होंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडरान है वो सक्षम है इस बात को समझने में और उन लोगों को बाजू करने में। अभी आपने कहा कि भाई उनके अक्लों पर पर्दा है, लेकिन उनके अक्लों के लिए आप ज़हनसाजी तो कर सकते हैं। सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने का ढोंग लेता है
उसको जगा नहीं सकते। हमारे दीन ने हमको कहा है कि एक बार धोखा खाओ तो दोबारा उसको आजमाने की बेवकूफ़ी मत करो। तो मुझे लगता है कि दीन की जो सीख होती है ये बड़ी बहुत सोच समझकर हमारे बुज़ुर्गों ने हमको दी हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी कौम को ये बात समझ में आ गई है, बार बार धोखा जिनसे मिल गया अब उसको उनकी आजमाइश करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आवाम के हक़ के लिए, आवाम के लिए, देश के लिए, कौम और मुल्क की खातिर जो लोगों को राजनीति करनी है, अगर ऐसे कुछ लोग गुमराही से अशोक चौहान के पास अगर थे होंगे और वो आज अगर वाकई कौम की और दस्तूर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी उनका इस्तकबाल करेगी। सर, जिस तरीके से कल हमने एक माजी नगर सेवक जो है वो बीजेपी में प्रवेश किया, जो कि मुसलमानों की बीजेपी दुश्मन बोलते हैं, आज वो पार्टी में एक माजी नगर सेवक मुस्लिम से बिलोंग करने वाला वो बीजेपी में गया, तो इससे क्या कारण हो सकता है कि क्या वजह हो सकती है बीजेपी में प्रवेश करने की मुस्लिम माजी नगर सेवक? जो अपने मफाद के दलदल में धंसे हुए हैं उनको कौम और मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, जो आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं तो यहाँ के दिगर इंसानों को भी सम्मान से जीने का अधिकार छीनने का काम जो सोच कर रही है, जो जहरीली सोच कर रही है, उस जहरीली सोच के साथ जाने की कोई भी एक आम आदमी, कोई भी अच्छा आदमी नहीं सोच सकता है। फिर भी अगर कोई जा रहा है तो उनके इतने बददिमाग और बेवकूफ़ कोई नहीं है। अभी जो लोग हैं काफ़ी माजी नगर से हो गए, ये परेशान है क्यों, तो इनको कोई नुमाइंदा या रहनुमा नहीं दिख रहा, अशोक चौहान के सिवा कोई नहीं था ऐसा बता रहे उन्होंने। तो उनको क्या लगता है कि अब क़यादत कौन करना चाहिए, पार्टी किस तरीके से, सेकुलर पार्टी, कांग्रेस बोलने वाले सेकुलर पार्टी में का नेता बीजेपी में जाता है, तो अब सेकुलर पार्टी रही क्या कोई, और कांग्रेस के जो नगर सेवक है माजी उनको क्या आह्वान करेंगे आप? मुझे लगता है कि अक़लियती तबक़ात के जितने लीडरान हैं उनको ये बात समझना चाहिए, कोई एक कौम मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली भी नहीं लाती है और एक कौम मिलकर कभी भी कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकती है। इस मुल्क के अंदर अकेला मुसलमान सेक्युलर नहीं है, मुसलमान तो सेक्युलर है ही, लेकिन दिगर तबक़ों में कई हमारे ओबीसी हिंदू भाई है, गरीब मराठा भाई है और अम्बेडकरवादी तहरीक और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भी इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार है। ऐसे जितने भी मजलूम तबक़े हैं, ऐसे जितने भी संविधानवादी तबक़े हैं, हमको उनके साथ जाना होगा। और अगर हमको कामयाब नुमाइंदगी करनी है ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से, महानगर पालिका से लेकर विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर हमको अच्छे बेबाक बेखौफ लोगों को चुनकर लाना है, तो अकेली कौम से नहीं ला सकते हैं। और दिगर तबकों को साथ में लेकर राजनीति करने का एक पैटर्न पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी ने पेश किया है। और इसी वजह से आज महाराष्ट्र के अंदर कोई एक पार्टी जिसका हर लोकसभा में अपना मताधिक्य है, अक़लियती तबक़ात को नहीं भी गिने अगर, तो मुझे लगता है कि हर ज़िले में, हर लोकसभा में आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब के साथ में 2-2.5-3 लाख का वोट बेस है और अक़लियती तबक़ात और दिगर तबक़ात उनसे जुड़ जाएंगे तो उसकी दुगनी से तिगनी तादाद हो जाती है। इसलिए हम दिल्ली से लेकर, मैंने कहा, गली तक के चुनाव में कामयाब होने के लिए एक सबसे अच्छा मुतबादिल के तौर पे, सबसे अच्छे विकल्प के तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी सामने है। और मैं उन्हें सलाह दूंगा, अगर आप कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको अपने कुर्बानी के जज्बे को ज़िंदा रखना पड़ेगा, अपने मफाद के कुर्बानी करके कौम की खिदमत के लिए, खिदमत खल्क के लिए आप लोगों को एक अच्छा पसमानदा तबकों के साथ में आने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। सर, आखिरी सवाल है, अशोक चौहान ने कहा था कि 7-12 मेरी है और गढ़ माने जाता, तो आज गढ़ का और इस 7-12 का क्या होगा? नांदेड़ की 7-12 के मूल मालिक वो हरिहरराव सोनवड़े साहब है, जो हमारे बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पार्टी से चुनकर पहले सांसद बने थे। इस नांदेड़ के अंदर मेहनत कशों की आवाज़ के तौर पर वी.डी. देशपांडे साहब पहली बार यहाँ से आमदार और विरोधी पक्ष नेता बने थे। इसी नांदेड़ से एक नहीं तो 3 बार कांग्रेस को पहली बार नांदेड़ में अगर किसी विधानसभा में जीत हासिल हुई थी तो वो मरहूम सैयद फारूक पाशा साहब के ज़रिए हुई थी और वो 3 बार हैट्रिक आमदार बन के आए थे। नूरुल्लाह खान साहब कांग्रेस के खिलाफ रहकर भी चुनकर आए हुए थे। तो नांदेड़ की 7-12 के मूल मालिक फारूक पाशा साहब है, नूरुल्लाह खान साहब है, हरिहरराव सोनवड़े जी है, वी.डी. देशपांडे है। ये 7-12 के मालिक नहीं थे, ये 7-12 के कब्ज़ेदार थे, ये 7-12 पर का बोझा था। और मुझे ये यकीन है आने वाले वक्त में 7-12 कोरा करना है, 7-12 का बोझा उतारना है और 7-12 का फेरफार करके 7-12 के मूल मालिक जो अक़लियती और पसमानदा तबक़ात है वो इसके मूल मालिक के नाम से इंशाल्लाह 7-12 लग गई है।